मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइटिंग में। और आज मैं लेकर के आया हूँ अकाउंटेंसी का मॉडल टेस्ट पेपर 2025 के अकॉर्डिंग, जिस पैटर्न से 2025 में एग्ज़ाम होगा, आंसर के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे ऑप्शन टाइप, कुछ वैसे भी फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ 1 वर्ड में आंसर देने होंगे। द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। साझेदार का फर्म से संबंध होता है। जो पार्टनर होता है उसका फर्म के साथ क्या संबंध होता है? स्वामी का एजेंट का, स्वामी एजेंट का, प्रबंधक का। इसका आंसर होगा स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। सी ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:2:1। इफ द न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी, ए रिटायर हो जाता है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए, देन व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो का सूत्र होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम निकाल देंगे। अगर ए रिटायर हो जाता है तो ए चला जाता है, ये बचते हैं 2 बी और सी। तो जो बी का होगा वो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो है 3:1। तो ये 3:1 मीन्स 3/4 माइनस 2 इनका टोटल करते हैं, 2 6 और 1 2 7। इनका एलसीएम आएगा 28, 7 4 7 28, 7 3 21 और ये 4 दूनी 8। ये घटा देंगे यहाँ इससे 8, तो 13:28। और जो सी का होगा वो होगा 1/4 माइनस 1/7, ऐसे ही 28, 7 माइनस 4 3/28। तो इस प्रकार इनका जो न्यू रेशियो होगा 13/28 रेशियो 3 यानी 3/28, तो रेशियो होगा 13:3, 13:3। अगला क्वेश्चन है, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तो इसे क्रेडिट किया जाता है किस खाते? जब फर्म में नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो गुडविल की राशि लेकर के आएगा उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? इसके लिए इसके ऑप्शन है, उसके पूंजी खाते में, त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में सॉरी। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, त्याग करने वाले, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो में। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी का निर्माण होता है, निर्माण खालिस्तान द्वारा होता है। इसका आंसर होगा ठहराव। ठहराव भी कह सकते हैं या साझेदारी संलेख भी कह सकते हैं, जिसके यानी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग साझेदारी का निर्माण। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था, पहला भी 1 नंबर का, चौथा भी। 5वां क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म का समापन किस दशा में किया जा सकता है? पार्टनरशिप साझेदारी फर्म का समापन किस दशा में हो सकता है? इनमें से ऑप्शन है, साझेदार के प्रवेश होने पर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार की अवधि समाप्त होने पर और साझेदार में हानि होने पर। यहाँ लिखा है साझेदारी फर्म का समापन। साझेदारी केवल अगर साझेदारी कहा जाए, साझेदारी का समापन तो इन चारों ही कंडीशन में हो जाता है, तीसरी को छोड़कर, इसको डी ऑप्शन को, ए बी सी तीनों में। लेकिन यहाँ पूछा साझेदारी फर्म यानी फर्म प्रॉपर रूप से कब बंद की जाती है, तो उसका साझेदारी की अवधि समाप्त होने पर। जब पार्टनरशिप फर्म का टाइम पूरा हो जाता है तो फर्म को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये कथन और निष्कर्ष असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, जो पिछली साल 2024 में पूछे गए थे हरियाणा बोर्ड में, और अब की बार भी इनके 4 नंबर के क्वेश्चन है। साझेदार से ऋण को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता। अगर पार्टनर से फर्म ने लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है, तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। नीचे लिखा है, रीजन है इसका, साझेदार से ऋण एक बाह्य दायित्व नहीं है, इसे साझेदारों के पूंजी के भुगतान से पहले भुगतान किया जाता है। ये बाह्य दायित्व नहीं है, इसे साझेदारों की कैपिटल का रिफंड करने से पहले रिफंड किया जाता है, रीपेमेंट की जाती है। इसके यही ऑप्शन होते हैं। दोनों ए और आर सत्य है, परंतु आर विवरण ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या है। पहला ऑप्शन है व्याख्या नहीं है। दूसरा है दोनों ए और आर सत्य हैं और आर विवरण ए की सही व्याख्या है। तो इसका बी ऑप्शन आंसर होगा कि दोनों सही व्याख्या। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। इससे आगे, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का ही है। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसकी
देर पूरी राशि किसके हिस्से में क्रेडिट की जाएगी। अगर किसी साझेदार की फर्म में मृत्यु हो जाती, 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 वर्ड में आंसर देना था कि किसके खाते में, तो उसके उत्तराधिकारी के, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, उसका जो उत्तराधिकारी है उसके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का था। अगला क्वेश्चन भी फिर से असर्शन रीजन का 1 नंबर का। एक कंपनी निरंतर अस्तित्व होता, कंपनी लगातार चलती रहती है और उसके बाद किसी अंशधारी के दिवालिया होने अथवा मृत्यु होने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका भी पहले वाला है। पहला कथन ए भी सही है और निष्कर्ष आर उसकी सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन इसमें है ए, दोनों ए तथा आर सत्य है, परंतु आर विवरण ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सत्य हैं और विवरण ए की सही व्याख्या है, तो इसका भी बी ऑप्शन आंसर होगा कि दोनों उसकी सही व्याख्या करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पूंजी स्थिति विवरण में नहीं दिखाई जाती। कौन सी पूंजी को हम स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट, कौन सी पूंजी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। आंसर मैंने पहले ही लिखा है, आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर दिया गया ब्याज व्यय होता है, किस प्रकार का व्यय होता है। जो डिवेंचर पर ब्याज दिया जाता है वो कैसा होता है, पूंजीगत या आयगत, तो इसका आंसर होगा आयगत। ये 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर्स के थे। उसके बाद अब 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। अंशों व ऋण पत्रों में कोई 2 अंतर लिखिए। जैसा ये मैंने सोल्व करके लिखा है, आप ऐसे लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अंशों व ऋण पत्रों में शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 डिफरेंस लिखे हैं। अंश यानी शेयर, अंश कंपनी की पूंजी का एक हिस्सा होता है, कैपिटल का एक भाग होता है। ऋण पत्र एक ऋण साधन है और जो उधार ली गई निधि जुटाने के लिए जारी किया जाता है, और ये एक ऋण का साधन, एक लोन का है, यानी एक लोन का हिस्सा है। अंशों पर लाभांश मिलता है और ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है। मैंने 2 लिखे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन था, आप 2 से 3 भी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव। अगला क्वेश्चन है, पार्टनर्स ऑफ ए द पार्टनरशिप ऑफ ए फर्म ABC डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फ्रॉम द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मैंने जहां तक न्यूमेरिकल इंग्लिश में ही सोल्व किए जाते हैं, थ्योरेटिकल हिंदी में लिखी है, तो न्यूमेरिकल जहां भी होगा वो इंग्लिश मीडियम में लिखा गया होगा। A and C were entitled to a salary of ₹1500 each per month. B was entitled for a salary of 4,000 per month. Pass necessary journal entry the above adjustment in the books of the firm. यहाँ क्या किया गया है कि A और C की भी सैलरी नहीं दी और B की भी सैलरी नहीं दी है, और सैलरी नहीं दी है उससे पहले प्रॉफिट को रेशियो में बांट दिया। हम क्या करेंगे, सैलरी अब दे देंगे। इसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, जो थोड़ा मैं रनिंग हैंड में बना रहा हूँ। रनिंग हैंड मतलब आप थोड़ा स्केल का यूज़ करके साफ सुथरा बनाएंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा सा रनिंग हैंड, यानी थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। टोटल लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल, कैपिटल लेटर में लिखना है, और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स लिख दिया। अब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सैलरी, हमें सैलरी देनी और पार्टनर को देनी, क्रेडिट करनी है। ए को सैलरी नहीं दी 1500 रुपये और सी को 1500 रुपये पर मंथ, तो पर मंथ 1500 रुपये पूरी साल की बनेगी 18,000 रुपये, और सी की भी बनेगी 18,000 रुपये, और बी की लिखा है सैलरी पर एनम, सालाना सैलरी कितनी है 4,000 रुपये बी की सैलरी है। हम इनका टोटल करके लिख देंगे 18 और 18 36 और 4 40,000 रुपये। ये क्रेडिट होनी चाहिए उनके कैपिटल अकाउंट में। और नीचे लिखेंगे डिवीजन ऑफ अमाउंट, डिवीजन ऑफ अमाउंट रुपए, ये जो टोटल थे कितने रुपए थे 40,000, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग रेशियो। ये थोड़ा मैं रनिंग एंड यानी कि बहुत साफ नहीं लिख रहा हूँ ताकि समय थोड़ा कम लगे। इनको यानी कि 40,000 को डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2, तो ये आपका आएगा 15,000। तब इन्हें डिवाइड करके लिखेंगे 3:3:2 में 15,000 15,000 और 10,000, और इनका टोटल आ जाएगा 40,000। और फिर इसके बाद हम इनका वेरिएंस निकालेंगे। ये डेबिट था, अगर ऊपर क्रेडिट है तो हमने नीचे डेबिट लिख दें, या आपने किए होंगे। अब इसका बैलेंस आएगा क्रेडिट का 3,000 रुपये, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा है
तो इसके साथ छोटा सा क्रेडिट लिख देंगे। इसका डेबिट का ज़्यादा है 11,000, तो यहाँ डेबिट लिख देंगे। और इसका भी क्रेडिट का ज़्यादा है 8,000, तो इसके लिए क्रेडिट लिख देंगे 8,000। और इनका टोटल कुछ होता नहीं क्योंकि टोटल का डिफरेंस 0 है। और अब इनके लिए हम एक जर्नल एंट्री करेंगे। अकाउंट डेबिट हो रहा था बी का, तो लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 11,000 से टू एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट 3,000 और टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 8,000 से। ये जर्नल एंट्री करेंगे। ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, 12 नंबर क्वेश्चन। 1 से लेके 10 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 नंबर के। उसके बाद 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2-2 नंबर के, फिर कुछ 3-3 नंबर के हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, स्थायी पूंजी। ये और उसके अथवा में लिखा गया है। जो क्वेश्चन हमने अभी किया न्यूमेरिकल, उसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो स्थायी पूंजी खाते तथा चालू पूंजी खाते में 2 अंतर लिखिए। ये स्थायी पूंजी खाता, चालू पूंजी खाता। स्थिर पूंजी के तहत परिवर्तनशील पूंजी के स्थिर पूंजी यानी फिक्स कैपिटल साझेदारों की पूंजी को स्थिर माना जाता है। स्थिर माना जाता है यानी फिक्स कैपिटल और साझेदार की पूंजी से संबंधित सभी समायोजन एक अलग खाते के माध्यम से किए जाते हैं, जिसे चालू खाता कहते हैं। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होंगे तो साझेदार की कैपिटल को फिक्स माना जाएगा और जो भी उससे संबंधित अन्य लेन देन होंगे वो लिखे जाएंगे करंट अकाउंट में। परिवर्तनशील पूंजी के तहत साझेदारों की पूंजी यानी पार्टनर्स की कैपिटल में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और कैपिटल से रिलेटेड सभी समायोजन उसी यानी कैपिटल अकाउंट में ही लिखे जाते हैं। उससे आगे है खातों की संख्या। स्थिर पूंजी खाते के अंतर्गत 2 खाते रखे जाते हैं, चालू खाता और पूंजी। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो 2 खाते रखे जाते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। और जब परिवर्तनशील पूंजी खाता होगा तो एक ही खाता रखा जाता है और वो खाता होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता है, एक कैपिटल अकाउंट। यहाँ 2 अकाउंट रखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स आर 80,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। हमारी फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 रुपए है। इसी बिजनेस में लगी हुई बाकी फर्में प्रॉफिट कमाती हैं 10%। गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और गुडविल है सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर्स परचेज के हिसाब से 1 लाख रुपए। तो हम गुडविल का जो फॉर्मूला होता है लिखने का यानी तरीका होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ रखते हैं गुडविल दे रखी है 1 लाख रुपए, सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 इधर आ जाएगा 1 लाख से बटे में 4 इज इक्वल टू एसपी यानी सुपर प्रॉफिट। और यहाँ से हमें पता चलेगा सुपर प्रॉफिट हमारे पास आएगा 25,000, 25,000 रुपये सुपर प्रॉफिट होगा। हमें इस क्वेश्चन में निकालना था फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें हमारी फर्म के लिए एक्चुअल प्रॉफिट देखना होगा कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट के, तो अब सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं वो देखिए। हमें पता चल गया यहाँ से इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट 25,000 रुपये है और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 80,000 80,000 रुपये है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। फर्म ने कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड की हुई है। तो इसके लिए अब हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रखते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें सुपर प्रॉफिट पता है 25,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारी फर्म ने जो कमाया वो, एवरेज प्रॉफिट हमारी फर्म ने कमाया 80,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता नहीं कितना है। उसके लिए अब क्या करेंगे, ये 80,000 इधर चला जाएगा यानी तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे -55,000 और इज इक्वल टू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट
माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये आया नॉर्मल प्रॉफिट 55,000। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 10 से 10 कट हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 5,50,000 रुपये। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था हमारे पास, और करके ख्याति की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गुडविल की दो करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। गुडविल की दो करेक्टरिस्टिक्स। अमूर्त संपत्ति, ख्याति की अमूर्त संपत्ति है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। दूसरा है निरंतर उतार चढ़ाव। ख्याति के मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, यानी ख्याति का मूल्य घटता भी रहता है और बढ़ता भी रहता है। उसके बाद है हमारे पास ए एंड बी आर पार्टनर शेयर। ये क्वेश्चन था 2 नंबर का। ये अगला क्वेश्चन भी है 2 मार्क्स का ही। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर 3/7 प्रॉफिट। 3/7 रेशियो के प्रॉफिट के लिए विच ही टेक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। सी ब्रिंग 60,000 इज शेयर ऑफ गुडविल एंड 2 lakhs फॉर हिज कैपिटल। वो 60,000 रुपए गुडविल के लाता है और 2 लाख रुपए लेके आता है कैपिटल के। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें सबसे पहले देखेंगे ओल्ड रेशियो है ए और बी का। ओल्ड रेशियो यहाँ दिया गया है 3:2 और 3/7 टोटल प्रॉफिट के लिए एडमिट किया गया है सी को, जो लेता है 2/7 फ्रॉम ए से लेता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए इज रिमेनिंग शेयर, यानी कि ए का शेयर 3/5 पहले था, उसमें से इन्होंने दे दिया 2/7 सी को। 2/7 घटा देंगे, 7×5 35 एलसीएम, 7×21 -5 दूनी 10, 11/35। इसी प्रकार दूसरे पार्टनर का देखते हैं। उसका बी का था 2/5 पहले रेशियो, उसमें से दिया है उन्होंने 1/7। 1/7 यहाँ से घटा देंगे, 35 एलसीएम, 7×2 14 -5 यानी कि 9/35, और उसका है ही 3/6, यानी अब इनका रेशियो आएगा आपके पास। ये पहला था 11/35 रेशियो 9/35 रेशियो 3/7। एलसीएम ले लेंगे 35, 11:9 ये आ जाएगा 5। 11:9:5 आपका ये आएगा न्यू रेशियो। और ये एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 11/25, 25 एलसीएम, 5×5 25, 15 -11 4/25। सॉरी ये था 11 और 1 9 20, 20 और 5 25, 11। हाँ ठीक है। और उसके बाद ये दूसरे का आएगा बी का 2/5 माइनस, पहले 2/5 था उसका, ये 2/5 माइनस न्यू रेशियो था 9/25 और 9/25। ये 9/25 9/35 नहीं समझना इसको। 11:9:5 है, इनका जोड़ करेंगे 11 और 9 20 और 5 25, 9/25 25 एलसीएम, 5 से काटेंगे 10 -9। ये 9/25 था, 5×5 25, 5 दूनी 1/25। इनका रेशियो आएगा 4:1। अब देखिए आगे एंट्री करनी थी हमें। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000 रुपये फर्म में आए टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के रुपए लेके आए वो 2 लाख, और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, और गुडविल के रुपए लेके आए 60,000। ये जर्नल एंट्री आप जर्नल का फॉर्मेट बना के करेंगे साफ सुथरा, तभी उस पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। नरेशन लिखेंगे यहाँ कि कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रिंग इन कैश, और इसकी दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू
जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर, ए इज कैपिटल अकाउंट और 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। 60,000 गुडविल के लेके आए हैं, उसको 4:1 में बांट देंगे और इनके आएगा एक के सामने 48,000 और इसके सामने 12,000। ये 2 जर्नल एंट्री करनी थी सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का था। अगला क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क्स का ही है। उन 4 मदों के नाम लिखिए जो मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करने के लिए उसके खाते में क्रेडिट की जाती है। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को जो राशियां दी जाती हैं वो कौन कौन सी? पूंजी खाते का क्रेडिट शेष, उसकी जो कैपिटल है वो दी जाएगी। फर्म की ख्याति की वृद्धि में उसका हिस्सा, फर्म की जो गुडविल इंक्रीज हुई उसमें उसका शेयर, पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और पूंजी पर ब्याज यदि साझेदारी संलेख में उसका उल्लेख हो तो। पूंजी पर ब्याज यदि साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड में उसका उल्लेख हो तो, नहीं तो कैपिटल नहीं दी जाएगी। अगला है पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द फॉलोइंग कंडीशन। ये 16 नंबर क्वेश्चन है। यहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। 400 शेयर्स ऑफ 400 शेयर ऑफ ₹10 on which 8 share has been called up and 6 has been paid off are forfeited. Out of these 300 share are reissued for ₹7 as fully paid up. यहाँ कह रहे 400 शेयर हमने फॉर फ्यूचर कर लिए। तो पहले तो ये यहाँ पर लिखेंगे जर्नल, ये जर्नल, ये जो जर्नल का सही फॉर्मेट बनाया मैंने, डेट, पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो का कॉलम है, ये डेबिट के अमाउंट और ये क्रेडिट की अमाउंट यहाँ हमने लिखनी है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट अब तक मांगी गई राशि से। अब तक मांगी गई राशि कितनी है? 400 शेयर पर 8 रुपए हमने मांग लिए। 400 की और 8 की गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3200। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो रुपए अभी तक नहीं आए। 8 रुपए हमने मांगे थे, 6 आए हैं, 2 रुपए नहीं आए। 400 शेयर पर 2 रुपए पर शेयर, 800 रुपए नहीं आए। बाकी के लिए यहाँ लिख देंगे 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 3200 में से 800 घटा दो या 600 की और 400 की गुणा कर दो, आंसर आएगा 2400। हम यहाँ लिखेंगे नीचे नरेशन, 400 शेयर फॉरफिटेड, मैं रनिंग एंड में लिख रहा हूँ, फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से ये एक एंट्री हुई। उसके बाद ये कह रहे हैं इनको री इशू कर दिया गया, इनमें से 300 शेयर 7 रुपए के हिसाब से बेच दिए गए फुल्ली पेड अप मान के। तो अब हम ये 300 शेयर बेचे हैं, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 300 की और 7 की गुणा करेंगे 2100 रुपये फुल्ली पेड अप मान के, यानी 10 का 1 मानकर पूरा शेयर हमें लॉस ले लिया। 3 शेयर 3 रुपए पर शेयर, यहाँ वो ले पूरा करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर से। तो यहाँ लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 300 शेयर पर 3 रुपए पर शेयर 900। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये 3000 रुपए के शेयर हमने बेच दिए। हम लिखेंगे 300 शेयर री इशूड एट द रेट ऑफ 7 ईच फुल्ली पेड अप, ये लिख देंगे ऐसे। अब रुपए हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पड़ेंगे 2400। देखो 400 शेयर के लिए फॉर फ्यूचर में कितने रुपए हैं? 2400। एक के लिए कितने होंगे? 2400 बटे 400, और हमने री इशू किए 300 के लिए कितने होंगे? गुणा 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 24 6 1800 रुपए हमारे पास आएंगे। 1800 रुपए, 1800 में से बेटा 900 रुपए यहाँ हमने यूज कर ली, री इशू में लॉस हो गया। बाकी 900 रुपए बच गए, उन्हें ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। यहाँ लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 900 रुपए, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 900 रुपए। यहाँ लिखेंगे फॉर फ्यूचर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये क्वेश्चन हो गया जो 3 मार्क्स का था। अगला क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्री ऑन द डिसॉल्वेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
डिजोल्वेशन एक्सपेंसिव और 1000 रुपए डिजोल्वेशन एक्सपेंसिव हुई, और ये हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो का कॉलम, ये डेबिट की अमाउंट, ये क्रेडिट की अमाउंट। इसकी पेमेंट करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1000 टू बैंक अकाउंट। इसकी नरेशन लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसी पेड। नरेशन आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजमेंट। ये हो गई पहली एंट्री, 1 नंबर। दूसरी नंबर एंट्री डिजोल्वेशन एक्सपेंसी 1000 वर बी पेड बाय श्याम ए पार्टनर। श्याम ने पेमेंट कर दी, तो अब की बार रुपए हमें नहीं देने, श्याम को देने हैं। हमने बैंक से पेमेंट नहीं की क्योंकि पेमेंट की है श्याम ने, तो यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1000 टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पेमेंट उसने कर दी। और तीसरी बार लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 1000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर को पेमेंट करनी थी, पार्टनर के द्वारा रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट की जानी थी, लेकिन कर दी फर्म ने। तो यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो उसका नाम होगा तो उसका नाम लिख देंगे, जैसे ऊपर श्याम था तो श्याम लिख देंगे, यहाँ ना पार्टनर्स का नाम नहीं दिया गया है। 1000 रुपए टू बैंक अकाउंट, और इसका अर्थ हुआ कि हमने 1000 रुपए किसको दिए हैं, पार्टनर को। ये 17 नंबर क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। ये सेम सारे क्वेश्चन वैसे लिए गए हैं जैसे फाइनल एग्जाम में आपके आएंगे, बिल्कुल सेम वही पैटर्न हरियाणा बोर्ड का। आर लिमिटेड टुक ओवर असेस्ड 56,000 एंड ए क्रेडिटर्स 80,000 फ्रॉम एस लिमिटेड। आर लिमिटेड इशू 8% डिवेंचर ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% एज purchase consideration to S Limited. Calculate the amount purchase consideration, number of debenture issued and by R Limited and pass the necessary journal entry in the books of R Limited. R Limited ने असेस्ट खरीदी, तो असेस्ट हमारे पास आई और क्रेडिटर्स खरीदे 80,000 के एक लाइबिलिटीज, तो हम लिखेंगे सन्ड्री असेस्ट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेस्ट अकाउंट डेबिट 5,60,000 टू क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स हमने ले लिए 80,000 के और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वो रुपए हमें देने हैं टू एस लिमिटेड। एस लिमिटेड को कितने देने हैं, इसमें से 80,000 घटा देंगे, 80,000 घटा दिए तो ये हमारे पास आएंगे 4,80,000 रुपए हमें देने हैं एस लिमिटेड। इसका नरेशन भी लिखना है, सन्ड्री असेस्ट परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड एट रुपए 4,80,000, 4,80,000। अब इसे देने हैं हमें डिवेंचर 8% और 20 रुपए का एक है 20%, 20 का 20% आएंगे 4 रुपए प्रीमियम, यानी कि एक डिवेंचर अब 24 रुपए में बिकेगा। उसके लिए अब हम लिखेंगे एंट्री एस लिमिटेड डेबिट, एस लिमिटेड की एंट्री 4,80,000 के लिए डेबिट कर देंगे टू 8% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे। यहां कैलकुलेट करेंगे हम 4,80,000 रुपए ओवरऑल देने थे, 24 रुपए का एक डिवेंचर हमारा पड़ रहा है क्योंकि 20 रुपए का था, 20% प्रीमियम, ये आ जाएंगे 20,000। 20,000 डिवेंचर issued to, ये नरेशन में लिखेंगे issued to S Limited for purchase consideration, परचेज कंसिडरेशन के लिए एस लिमिटेड को हमने शेयर इशू कर दिए 20,000 शेयर और एक 20 डिवेंचर और एक 20 रुपए का, यहाँ हमारी अमाउंट आ जाएगी 4 लाख और 4 रुपए पर डिवेंचर ये प्रीमियम है, तो 20,000 की और 4 की गुणा करेंगे 80,000 रुपए आ जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। ये 2 एंट्री थी जो 3 नंबर की बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड
5 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन द 1 अप्रैल 2019 ईच पार्टनर एंटर टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, पूंजी पर 8% ब्याज देना है। बी इज एंटल टू ए सैलरी ऑफ 3500 पर मंथ टूगेदर विद ए कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। सब कुछ के बाद, कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पीरियड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी अमाउंटेड टू 4,50,000। शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कैपिटल लेटर में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं ये थोड़ा रनिंग हैंड में लिख रहा हूँ, आप थोड़ा साफ साफ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपए, पर्टिकुलर्स रुपए, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला, या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 4,50,000 प्रॉफिट प्लस ये सैलरी के बाद है, हम सैलरी जोड़ने के बाद लिखेंगे 3500 रुपये पर मंथ सैलरी है। तो ये आपकी साल की सैलरी बनेगी 12,36 और 12,65 42,000, 42,000। तो अब हमारे पास यहाँ पर रुपए आ जाएंगे 4,92,000 रुपये, 4,92,000। उसके बाद हमें देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी। देखो बेटा, ए की कैपिटल थी 8 लाख और इसकी 10 लाख और इसकी 5 लाख। 10 लाख का 8% आता है 80,000 और 5 लाख का 8% आता है 40,000। टोटल इंटरेस्ट बन गया 1,20,000। उसके बाद लिखेंगे टू बीज सैलरी, बी की सैलरी अब हम देंगे यही जो 42,000 हमने कैलकुलेट की थी, 42,000। उसके बाद हमें देना है कमीशन बी का, और वो कमीशन है 10%। आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो यहाँ लिखेंगे टू बीज कमीशन, बी का कमीशन कितना है, और बी का कमीशन जो है वो हम यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ मैं ही। ये 4,92,000 थे, इसमें से हम ये रुपए घटा लेंगे, 1,20,000 और ये 42,000 यानी 1,62,000। 1,62,000 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास ये बचेंगे 3,30,000 रुपये। और इसका 10% इंटरेस्ट निकालना आफ्टर लिख के है तो 10/110 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कट के 11 3 33 30,000 रुपये। और ये कमीशन आ जाएगा 30,000। अब दोनों साइड का जोड़ कर लेंगे, और कोई आइटम है नहीं तो यहाँ इस साइड का जोड़ तो पहले ही, ऊपर सिर्फ एक ही आइटम है 4,92,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 4,92,000 रुपये। और इस साइड का जोड़ भी आएगा 4,92,000 रुपये। फिर हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। 3 लाख रुपए प्रॉफिट बच गया। अगर ये सारी अमाउंट हम जोड़ के 4,92,000 में से घटाएं तो 3 लाख बचते हैं। उसको 2:1 में बांटेंगे। सिंपल सी बात है, 2 लाख और 1 लाख रुपए इससे आएंगे जो हमने बांट के लिख दिए। ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। आगे देखिए, इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 3 व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। आंसर है लाभ विभाजन अनुपात। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात समान रहेगा, चाहे उन्हें पूंजी कितनी भी क्यों ना दीजिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लाभ विभाजन का अनुपात समान रहेगा, चाहे प्रत्येक पार्टनर ने पूंजी कितनी भी लगाई हो। पूंजी पर ब्याज, किसी साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर साझेदार संलेख में वर्णित है तभी दिया जाएगा जब संस्था को लाभ और फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं। आहरण पर ब्याज, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों से आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, ड्राइंग पर कोई ब्याज नहीं लिया। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। ये उस क्वेश्चन के ऑप्शन में था, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए चाहे ये बनाए। बाकी मेरी एडवाइस रहती है, अगर आपके पास अकाउंट का 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है
और 3 आवर्स 3 आवर्स 3 घंटे मिलते तो टाइम बच जाता है। जो जो क्वेश्चन ऑप्शन में दिए जाते हैं हमें वो भी सॉल्व कर देने चाहिए। अभी ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का ही है। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। A retire and after all adjustment to revaluation goodwill and accumulated profit the capital account B showed credit balance 1,40,000 and C 1,00,000. It was decided to adjust the capital B and C in profit sharing ratio. Calculate the new capital of partner and record necessary entry to beginning or bringing in or विदड्रॉइंग कैश। देखो इसमें ये लिखा है कि 3 पार्टनर थे, 2:1। ए चले गया, 2 पार्टनर बच गए बी और सी। उनका न्यू रेशियो कितना है 2:1। वो चाहते हैं कि उनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फार्म बी प्लस सी 1,40,000 प्लस 1,00,000, तो दोनों की कैपिटल आ गई 240। अब उनकी कैपिटल है कितनी, अब देखेंगे बीज कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी होगी 2:1 के अकॉर्डिंग 2,40,000 का 2 यानी 2 बटे इनका टोटल 3 से काटेंगे 8 यानी 1,60,000 रुपये होनी चाहिए, जबकि उसकी है कितनी 1,40 20,000 रुपये और लगेगा। इसी प्रकार सीज कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इसकी कितनी होनी चाहिए 2,40,000 का 1/3 काटेंगे 8 यानी कि 80,000 और उसकी 1,00,000 रुपये है। यानी बेटा बी की कैपिटल फर्म में होनी चाहिए 1,60,000 है 1,40,000, 20,000 रुपये वो ले करके आएगा। और जो सी है उसकी कैपिटल फर्म में होनी चाहिए 80,000 और उसकी है 1,00,000, यह बचा माइनस 20,000, वो 20,000 रुपये विड्रा करके ले जाएगा। आप जर्नल एंट्री लिखना चाहें तो लिख दे, नहीं तो इतना इसमें लिखेंगे। ए के लिए वो 20,000 रुपये लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट 20,000, वो 20,000 रुपये लेके आएगा। और सी के लिए लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो 20,000 रुपये विड्रा करके यानी निकाल के फर्म से अपने घर ले जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहेगा यानी थोड़ा बड़ा रहेगा, ये 5 मार्क्स 5 नंबर का क्वेश्चन है। हम करते हैं ट्राई इसे। ईसू एंड वीसू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। असेस्ड लिखिए कैश एट बैंक डेबिटर्स और इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। इस साइड क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कैपिटल ईसू वीसू की कैपिटल और ये इनका टोटल है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दी गई है। निस्सू आज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। निस्सू विल ब्रिंग 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000 एंड निस्सू विल ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और अपने हिस्से की गुडविल नगद लाता है। प्लांट एंड मशीनरी भी अप्रिशिएट बाय 20%। ऑल डेबिटर्स आर गुड, सभी डेबिटर्स अच्छे हैं, प्रोविजन खत्म कर देना है। और उसके बाद है देयर इज ए लाइबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर्स इन दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। अब क्रेडिटर्स के हमें 9,800 रुपये कम देने हैं। कैपिटल ऑफ issue and VSU will be adjusted basis of NISU's capital and excess deficiency will be made or withdraw by bringing in cash by concerned partner. Prepare revaluation account, partner's capital account, balance sheet of the firm after above adjustment. ये क्वेश्चन था, ये चैप्टर नंबर न्यू बुक के अकॉर्डिंग डी गोयल सर की बुक के अकॉर्डिंग 3rd चैप्टर है। पुरानी बुक में 4th चैप्टर था एडमिशन ऑफ पार्टनर, उससे लिया गया है।
और ये अभी मैं इसके ऑप्शन का क्वेश्चन थ्योरेटिकल वो सोल्व करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन से की स्पेशल अलग वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए ये आप खुद से सोल्व करें या दूसरी वीडियो देखें। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया था वो ये है, एक साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है? काल्पनिक मदों की सहायता से पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगी। ये लिखा है, नए साझेदार फर्म में प्रवेश से पूर्व इस बात से संतुष्ट होना चाहता है कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियां या दायित्वों का मूल्य सही है या नहीं। पुराने साझेदार भी ये चाहते हैं कि समय व्यतीत होने के साथ साथ संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन होगा उसका उचित लेखा किया जाएगा। इसलिए संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जो निम्न प्रकार होता है। संपत्तियों और दायित्वों का रिवैल्यूएशन किया जाता है जो निम्न प्रकार से होता है, और इसके लिए आपको एक काल्पनिक अपने मन से एक बैलेंस शीट बनानी है, कुछ उसकी एडजस्टमेंट लिखनी है और उसका एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाना है। तो ये आप करें ट्राई खुद से। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जो मैं अभी सोल्व करवा रहा हूँ। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और 21 नंबर भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ था, रॉयल लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन बाय इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25% विद एप्लीकेशन 25% प्रीमियम एप्लीकेशन प्राइस। एप्लीकेशन फॉर 4,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द मनी रिफंड। प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन 4 रुपए, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपए 50 पैसे, और बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। यहाँ देखो 4 रुपए पर शेयर प्रीमियम आ रहे हैं, तो इसमें 25% प्रीमियम है, तो 10 का 25% 2.5 बनता है। 1.5 रुपए शेयर कैपिटल के हैं और 2.5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। 1.5 यहाँ आ गए, 3.5 यहाँ आ गए, तो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बची वो 5 रुपए की बचेगी। सॉरी, application money received with application was adjusted with sum due on allotment. Application money in excess of sum due on allotment, if any, was refunded. Raghu, who had applied for 7,000 share, failed to pay the allotment money. His share were forfeited immediately after allotment. Afterward, first and final call was made. रघु के ने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था। नंदन, who had applied for 10,500 शेयर, failed to the first call and final call money. His share were also forfeited. Reissued at 11 रुपए 50 पैसे in full paid to meet the past necessary entry about transaction. इसके लिए देखिए बेटा, सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। ये क्वेश्चन कर देते हैं क्योंकि पहले वाला भी हमने बड़ा क्वेश्चन स्किप कर दिया कि हम नहीं कर रहे थे। इसके लिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ लिखा था कि 4,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई और 4 रुपए पर शेयर। 4,50,000 की और 4 लाख की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास रुपए आएंगे टोटल 18 लाख। यहाँ लिखेंगे 18 लाख रुपए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन के रुपए हैं हमारे पास 18 लाख। ये नरेशन लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4,50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 4 ईच। दूसरी एंट्री लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ मैंने जर्नल का परफॉर्मा नहीं बनाया, क्लासिफिकेशन करके लिखेंगे आप एंट्री। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन की एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ ध्यान रखना है उतने शेयरों की अमाउंट लिखनी है जितने शेयर हमने इशू किए थे। हमने शेयर इशू किए थे 2 लाख और 1.5 रुपए शेयर कैपिटल के हैं। 2 लाख की और 1.5 की गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा 3 लाख रुपए। फिर उन्हीं 2 लाख शेयर पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास है 2.5 रुपए पर शेयर, 2.5 की यानी 2 रुपए 50 पैसे की, और 2 लाख की गुणा करेंगे 5 लाख, ये आ गया 8 लाख रुपए हमारे हो गए। 1 लाख शेयर के रुपए हमें रिफंड करने थे टू बैंक अकाउंट। 1 लाख के 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1 लाख की और 4 की गुणा करेंगे 4 लाख। अब हमारे पास ये कितना हो गया, 5 और 3 8 और 4 12। उसके बाद जो रुपए बच गए, कितने बच गए, 6 लाख। वो एडजस्ट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वो हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने हैं 6 लाख रुपए।
शेयर अलॉटमेंट, ये हमने बैंक से वापस कर दी। ये होगी एप्लीकेशन की एंट्री जो थोड़ी सी कठिन होती है। अब हमें एंट्री करनी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 2 लाख शेयर पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख शेयर पर, और अलॉटमेंट पर जो रुपए मांगे गए हैं वो 3 रुपये 50 पैसे मांगे गए हैं 2 लाख की, और 3 रुपये 50 पैसे की गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 7 लाख। 7 लाख रुपए हमने अलॉटमेंट पर मांगे। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट जो हमारे पास आने चाहिए, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में हमारे पास रुपए आ जाएंगे 7 लाख। ये तो ड्यू करने की, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 3.5 ईच। अब ये रुपए बैंक में आएंगे। जब ये रुपए बैंक में आने हमारे पास तो देखो 6 लाख तो इसमें से पहले ही आ लिए, 7 लाख में से 6 लाख घटाएंगे, 1 लाख रुपए हमारे पास ओवरऑल रुपए आने चाहिए। 1 लाख में से भी अब आप यहीं रफ में मैं कैलकुलेशन करता हूं, जिस आदमी ने 3.5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी उसे शेयर मिले थे 2 लाख। इसने एक के लिए भेजी बट 2 लाख बटे 3,50,000, और जिसने 7,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी गुणा में 7,000। अब देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, हम 7 से काटते हैं 7 1 7 1,000, और 7 से काटते हैं 5 5 से काटते हैं 5 चौक 20 4, यानी उस आदमी ने एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए, कितने शेयर मिले 4,000 शेयर पर। अब वो व्यक्ति रुपए नहीं दे रहा, यानी जिस आदमी ने 7,000 शेयर के लिए रुपए एप्लीकेशन भेजी थी 4,000 शेयर्स पर, अब वो रुपए नहीं दे रहा 3.5 के हिसाब से, 3 चौक 12 और 5 चौक 20, यानी 3 चौक 12, यानी 14,000 रुपये अब वो हमें दे नहीं रहा। 14,000 में उसके एक्स्ट्रा कितने आ लिए, 3,000 शेयर पर 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से 12,000 रुपये का, 2,000 रुपये नहीं दे रहा वो। 2,000 कॉल इन एरियर है, 7 लाख आने थे, 6 लाख आ लिए, 1 लाख शेयर्स के आने, उसमें से 2,000 कॉल इन एरियर है, 98,000 रुपये आ जाएंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ये थोड़ा मैंने फास्टली कर दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो अलॉटमेंट पर रुपए आए वो 98,000, 98,000 कहते हैं। ये जैसे हमने यहाँ लिखा, ये एंट्री एप्लीकेशन की थी यहाँ तक। उसके बाद जैसे ही अलॉटमेंट की शुरू हुई आप लिखेंगे कि ये अलॉटमेंट की एंट्री है। और अब हम फिर से कर रहे हैं फॉर फ्यूचर इन शेयर्स को, 4,000 शेयर्स को। 4,000 शेयर्स पर अब तक रुपए कितने मांग ली, मैंने उस पेज में सोल्व करके बताया था। एप्लीकेशन पर 1.5 और अलॉटमेंट पर 3.5, टोटल 5 रुपए अभी तक मांगे जा चुके हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 5 की और 4,000 की गुणा कर दें तो 20,000 रुपये हमने अभी तक मांग ली, 20,000। जो रुपए नहीं आए वो लिखेंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पर रुपए नहीं आए 2,000, जो आ लिए उन्हें फॉर फ्यूचर कर देंगे। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और फॉर फ्यूचर हम कर देंगे 18,000 रुपये फॉर फ्यूचर कर दें। उसके बाद अब हम फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,000 शेयर फॉर फ्यूचर कर लिए, टोटल हमारे पास थे 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर में से 4,000 फॉर फ्यूचर कर लिए, 1,96,000 शेयर पर ड्यू करनी है। 1,96,000 पर 5 रुपये पर शेयर जब करेंगे तो 5 30, 3 5 45 और 3 48, 4 ये 9,80,000 रुपये हम ड्यू करेंगे। 9,80,000 रुपये हम ड्यू करेंगे। इसमें से भी एक शेयर होल्डर दे नहीं रहा, वैसे ही कौन नहीं दे रहा, जिसने 10,500 के लिए एप्लीकेशन भेजी थी। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, जिसने 3,50,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी थी उसे शेयर मिले 2 लाख, जिसने 1 लाख के लिए भेजी उन्हें बटे में 3,50,000, और जिसने 10,500 के लिए भेजी तो वैसे ही। अब हम इनको काट देते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो, 35 दिया 105 और 2 जीरो थी 300 की, और 20 की गुणा कर देंगे। उस आदमी ने एप्लीकेशन भेजी थी 6,000 शेयर की, 6,000 शेयर पर रुपए नहीं आ रहे, 5 रुपये पर शेयर 30,000। 9,80,000 की जगह जो बैंक में रुपए आएंगे वो आपके होंगे 9,50,000 रुपये 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
9,50,000 रुपये, 9,50,000 कर देंगे कि अब इन शेयरों को भी फॉर फ्यूचर करना है। इन शेयरों को फॉर फ्यूचर करने के लिए लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और शेयर कैपिटल में कितने रुपए लिखेंगे? अभी तक मांगी गई राशि 6,000 शेयर पर 10 के 10 रुपए मांग लिए, 60,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो रुपए फर्स्ट कॉल पर नहीं आए, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए नहीं आए? अभी हमने निकाला था 30,000 रुपये नहीं आए। बाकी को लिख देंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और ये फॉर फ्यूचर में चले जाएंगे 30,000 रुपये। दोनों ही हमने फॉर फ्यूचर की एंट्री की, एक अलॉटमेंट के बाद और एक डायरेक्ट। अब किसी में भी हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लिखा। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पर आ ली, एप्लीकेशन पर आ ली तो सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हो जाती है तो उसका लेखा, उसकी एंट्री नहीं की जाती। अब देखिए ये कह रहा है ये सारे शेयर हमने 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मिट्टा को री इशू कर दी। अब हम यहाँ हेडिंग डालेंगे री इशू, री इशू की एंट्री करेंगे। री इशू में ये हमने शेयर बेच दिए 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, बैंक अकाउंट डेबिट। 6,000 शेयर ये थे और 10,000 शेयर 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, तो 11 रुपये 50 पैसे को 10,000 से गुणा कर देंगे, ये हमारे रुपए आ जाएंगे 1,15,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल के कितने रुपए हैं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल के रुपए हैं 10 रुपये का एक शेयर था और 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर 10 रुपये का 1,00,000। बाकी को लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम के रुपए बचेंगे 1 रुपये 50 पैसे, 10,000 शेयर्स पर 50,000। हम लिखेंगे सारे शेयर ही इशू कर दी। अब हमारे पास फॉर फ्यूचर में कितने रुपए हैं? 30,000 तो ये, और जो अलॉटमेंट के फॉर फ्यूचर में हमारे पास रुपए थे वो थे 18,000 रुपये, जो हमने यहाँ पर फॉर फ्यूचर किए थे। 18 और 30 48,000, ये 48,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। इसके लिए हम लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 48,000 रुपये सारे के सारे हमने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। ये एंट्री करनी थी और ये क्वेश्चन 5 नंबर का था। 5 नंबर के क्वेश्चन के ऑप्शन में इसमें भी दिया गया है, और जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के भाग 2 के अनुसार प्रतिभूति की राशि का प्रयोग किन उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर में पूछा गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के भाग 2 के अनुसार प्रतिभूति की राशि का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए, वे कमीशन के भुगतान और कटौती को अपलिखित करने के लिए, अंशधारियों को पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमन करने के लिए, कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों का भुगतान करते समय दिए जाने वाले प्रीमियम की अपलिखित करने के लिए, और धारा 68 के अनुसार अपने अंशों को अन्य प्रतिभूतियों को वापस क्रय करने के लिए। ये है 5 नंबर का क्वेश्चन उसके ऑप्शन में, तो ये उसकी तुलना में थोड़ा आसान पड़ता है। तो इस चैप्टर की थ्योरी, ये चैप्टर हमेशा 5 नंबर का आता ही है। उसके बाद बी पार्ट शुरू हो जाता है वित्तीय विवरणों का। ये 1 नंबर का क्वेश्चन फिर से, वित्तीय विवरणों की कोई एक सीमा दीजिए। वित्तीय गुणात्मक जानकारी का अभाव, झूठे दिखाओं से प्रभावित जो भी वित्तीय, और इसके अलावा बहुत सी सीमाएं हैं जो भी आप लिखना चाहें। मैंने 2 लिखी हैं, गुणात्मक जानकारी का अभाव और झूठे दिखाओं से प्रभावित। अगला क्वेश्चन है बैलेंस शीट यानी स्थिति विवरण। संस्था की वित्तीय स्थिति के विषय में सूचना प्रदान करता है समय अवधि के पश्चात, समय अवधि के दौरान, समय अवधि के लिए निश्चित समय पर। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, एक निश्चित समय पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, ये 25 नंबर, गैर चालू विनियोग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, विक्रय के दौरान
के विक्रय को कौन सी क्रियाओं के अंतर्गत दिखाया जाता है? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से लिया गया है। गैर चालू विनियोगों को, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को कौन सी क्रियाओं में दिखाया जाता है? उसका आंसर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विनियोग संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का 26, 2:1 के अनुपात को आदर्श चालू अनुपात, थोड़ा मिस प्रिंट है, चालू अनुपात माना जाता है। 1:1 के शीघ्र अनुपात को आदर्श शीघ्र अनुपात माना जाता है। तो इसका है तो ये भी सही और ये भी सही, लेकिन ये इसकी व्याख्या थोड़ी कर रहा है, ये अलग है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सत्य हैं, परंतु विवरण ए इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ए ऑप्शन आंसर होगा। उसके बाद है ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर लाभ की दर, किसका क्या रेशियो का सूत्र में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोग यानी पूंजी, नियोजित पूंजी, कितनी पूंजी हमने इन्वेस्ट कर रखी है। ये क्वेश्चन 1 नंबर के थे। अब ये क्वेश्चन 28 है, वित्तीय विवरणों की 2 विशेषताएं बताइए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वित्तीय विवरण पिछली अवधि से संबंधित होते हैं, अतः ये ऐतिहासिक प्रपत्र है, सही। इन्हें मौद्रिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख, करंट असेस्ट 4 लाख, करंट लाइबिलिटीज 2 लाख, टैक्स रेट 20%, नॉन करंट असेस्ट 6 लाख और लॉन्ग टर्म डेब्ट 40,000। और इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है ये नेट प्रॉफिट, यानी कि कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। अभी लिखा था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स के बाद प्रॉफिट है 1 लाख, टैक्स की रेट है 20%, तो ये जो अमाउंट बच गई ना ये 80% है, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से हम निकाल देंगे, यानी कि 20% है, 100% कितना आएगा इसका, तो 1 0 से 1 0 और 8 से हम यहाँ काटेंगे, 8 एकम 8, 20 बचे, 8 दूनी 16, 40 बटे 8 45, 12,500 से, यानी कि 1,25,000 रुपये आपके आ जाएंगे बिफोर टैक्स दे रखा था। और उसके बाद लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट और जोड़ देंगे। फिक्स इंटरेस्ट कितना है 10%, लॉन्ग टर्म डेब्ट है इसका 10% आएगा, 4 लाख का 40,000, तो यानी कि कुल मिला के 1,65,000 रुपये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1,65,000 मल्टीप्लाई उस फॉर्मूले में था जैसे अभी 100 बटे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है बेटा, हम क्या करेंगे करंट असेस्ट और नॉन करंट असेस्ट दोनों को जोड़ लेंगे, 4 लाख और 6 लाख, 10 लाख आ जाएगा। और लायबिलिटी साइड और असेस्ट साइड का जोड़ बराबर होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 10 लाख। उसमें से करंट लायबिलिटीज घटा देंगे 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज घटा देंगे, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ करंट असेस्ट होती, करंट लायबिलिटीज होती, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा नहीं होती, तो ये 2 लाख नहीं आएगा, इसमें से 2 लाख घटेगा, नीचे 10 लाख नहीं आएगा, कुल मिला के आएगा 1,65,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 8 लाख। 8 लाख से इसको हम कट कर देंगे, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 2 0 से ये 2 0, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और उसके बाद एक बार ये भाग जा नहीं 50, उसके बाद 50 आ जाएगा, 868 और उसके बाद यानी कि 20.6.5% इसका आंसर होगा। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो है चालू अनुपात और शीघ्र अनुपात के बीच अंतर लिखिए। चालू अनुपात और शीघ्र अनुपात में क्या अंतर है? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। यह अनुपात चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेस्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेस्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। सॉरी ये माइनस तो नहीं था बेटा, करंट रेशियो होता है करंट असेस्ट अपॉन में करंट लायबिलिटीज और क्विक रेशियो होता है लिक्विड असेस्ट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये थोड़ा मिस प्रिंट है। उसके बाद आदर्श अनुपात ये होता है 2:1 और ये होता है 1:1। अगला क्वेश्चन है
ये चार्लेस लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20,000 ऑन असेस्ड एंड ए ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व 30,000 टू गुडविल रिटर्न ऑफ was 7,000 and the gain on sales of machinery 3,000. The other information available to you change the value of current assets and liability at the end of the year. Trade receivables showed an increase of ₹6,000, trade payables an increase of ₹10,000, prepaid expense an increase of ₹200, outstanding expense decrease of ₹2,000, asset in the cash flow state from operating activity. ये लास्ट चैप्टर से है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और ये आप ट्राई करना। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। वैसे तो मैंने इसका फॉर्मेट बनाया था लेकिन बहुत लंबा हो गया वीडियो, इसलिए हम थोड़ा सा इसको आप पर छोड़ रहे हैं, अलग से इस क्वेश्चन की वीडियो डाल देंगे। उसके ऊपर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी के ऑप्शन में था, रोकड़ पर वायुगण तैयार करने के 5 उपयोग लिखिए। अल्पकालीन वित्तीय योजनाओं के लिए उपयोगी, ये अल्पकालीन वित्तीय योजना बनाने के लिए इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। ये तो मैंने हेडिंग लिखे हैं, इनको एक्सप्लेन भी करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करना है। नीचे नगद बजट तैयार करने में उपयोगी और नगद बजट से तुलना, नगद प्राप्तियों भुगतानों की प्रवृत्ति का अध्ययन करना और लाभांश निर्णय लेने में सहायक, इन सभी ये हेडिंग है, इनको एक्सप्लेन करना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। ऐसे मैंने 60 नंबर के वो सारे क्वेश्चन ऑप्शन के आपको सोल्व कराए हैं जो पेपर 2025 के फॉर्मेट के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियो आगे भी हमारे चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू।